सम्माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह सर। जय मल्लवासी। लेके यहाँ बैठे प्रवेंद्र प्रताप सिंह का मोबाइल है। धन्यवाद। आज के इस 5वें बहुजन मुक्ति पार्टी के राज्य अधिवेशन के संचालन कर रहे हमारे साथी, मैं अपनी बात को 2-3 नारों के साथ में शुरू करूंगा और आपका सहयोग चाहूँगा। आप लोग सभी तैयार हैं? रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़क खरंजा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बोल 85, ये आजादी झूठी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने ये जो सहयोग दिया, इस सहयोग के लिए आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये नारे इस सरकार के कानों तक गूंजने चाहिए। हर विधानसभा, हर गांव-गांव से आने वाले 2023 का जो सामान्य निर्वाचन विधानसभा का आपके यहाँ होने जा रहा है, उस चुनाव में आप विजयी हो, हमारी सरकार बने। हमारे सहयोग और साथ के बगैर किसी की भी सरकार हम बनने नहीं देंगे। ऐसा संकल्प हम लोग आज इस 5वें अधिवेशन में लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के आज 13 सितंबर को बुधवार के दिन पवार समाज भवन पॉलिटेक्निक ग्राउंड के बाजू में 12 पत्थर सिवनी मध्य प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी का ये 5वां मध्य प्रदेश राज्य का अधिवेशन हो रहा है। इसमें कुछ विषय हम लोगों ने चर्चा के लिए रखे हैं और उन विषयों को हम हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज प्रदेश में और देश में बैठी हुई है जन विरोधी सरकार, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से कानून और संविधान की धज्जियां उधेड़ने का काम कर रही है। इन लोगों के द्वारा आए दिन उस संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। जिस संविधान की शपथ लेकर के, सौगंध खा करके ये लोग विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं और उसी संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये संविधान द्रोही लोग हैं। ऐसा कृत्य करने वाले जो संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियों को जलाने का काम करते हैं और सरकार चुप बैठी रहती है, ये देशद्रोही लोग हैं। आने वाले समय में इन संविधान और देशद्रोही लोगों को जब हमको अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर दोस्तों फांसी के फंदे पर लटकाने का काम ऐसे लोगों को किया जाएगा। इनको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक चौहान का तो बंदोबस्त अभी हम लोग हाल फिलहाल में करके आ रहे हैं। बीजेपी का जो विधायक थे घोसी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में,
अभी दूसरे चौहान की बारी आज से शुरू हो गई है। अभी सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है सिवनी से। साथियों, आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, एक पात्र था काल्पनिक तौर पर कंस। उस कंस का वध करने का काम चाहे काल्पनिक ही सही कृष्ण नाम के व्यक्ति ने किया। तो क्या यहां पर जो मध्य प्रदेश में अराजकता फैल रही है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कर्मियों की गोलियों से किसानों को भूना जा रहा है, कई बार की ये घटनाएं हो गई है, तो महाभारत के कंस का बंदोबस्त कृष्ण ने किया था, उसका वध करके, उसको मामा भी कहते थे शायद। तो क्या मध्य प्रदेश में जो कंस मामा है, इसका राजनीतिक वध नहीं होना चाहिए? क्या इस राजनीतिक वध करने के लिए इस मध्य प्रदेश के मामा का आप लोग तैयार हैं? निश्चित तौर पर दोस्तों, आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए आप लोगों ने कमर कस ली है, और जो कमावेशी है उसकी भी तैयारी आज के बाद में आपको शुरू करना है। मैं आप लोगों को यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी केवल राजनीतिक दल ही नहीं है, बल्कि एक क्रांति का नाम, एक आंदोलन का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है। ये देश का हुक्मरान हम लोगों को बनना है, शासन करती जमात बनना है। इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया गया है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस 5वें अधिवेशन के मौके पर, कि हम लोग मध्य प्रदेश में 52 जिलों के अंदर आने वाली 29 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली जो 230 विधानसभाएं हैं, हम 230 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। दो 230 विधानसभाओं के अंदर में हम लोगों को चुनाव लड़ना है। ये जन आंदोलन है, ये क्रांति की शुरुआत हमको करनी है दोस्तों। सारे मध्य प्रदेश के अंदर में हमारा जन संगठन खड़ा है। कोई जिला बाकी नहीं है 52 जिलों के अंदर में, कोई तहसील, कोई विधानसभा बाकी नहीं है जहां पर हमारा नेटवर्क ना हो, हमारे मात्र संगठन का नेटवर्क ना हो। कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। हर विधानसभा में, हर बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद है। और ये 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ करके हम लोग तीसरी शक्ति का निर्माण करेंगे। 1952 के बाद कांग्रेस और बीजेपी के चक्रव्यूह में हमारे लोग फंसे हुए हैं। 2023 में इस चक्रव्यूह को तोड़ना हमारा मकसद है दोस्तों। ये नागनाथ और सांपनाथ का जो खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश की जनता एक बार नागनाथ से डसवाती है अपने आप को, दूसरी बार सांपनाथ से डसवाती है। अब इन नागनाथ और सांपनाथों का बंदोबस्त हम लोगों को करना होगा। इसके लिए 230 विधानसभा क्षेत्रों में आपको तैयारी शुरू करनी है। विकल्प देना है लोगों के हाथ में। मजबूरी की वजह से हमारे लोगों को नागनाथ या सांपनाथ को हमारे लोगों को वोट डालते हैं, क्योंकि विकल्प नहीं होता है। जब हमारा विकल्प होगा, हमारे लोग वहां खड़े रहेंगे। जीतना हारना तो एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई भी
मैदान में रिंग में कोई पहलवान अगर उतरता है तो या तो जीतता है या हारता है, दो ही बातें होती है, तीसरा कुछ होता है क्या? जो आदमी लड़ेगा ही नहीं, रिंग में ही नहीं उतरेगा, तो जीत हार कैसे होगी? शासक वर्ग के लोग अकेले ही दौड़ते हैं और कहते हैं हम फर्स्ट आ गए। अरे दूसरे को खड़ा ही नहीं कर रहे हैं बगल में दौड़ने के लिए। फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, फोर्थ आएंगे, वो तो बात की बात है ना। जब हमारा संगठन सारे क्षेत्र में है, हर जिले में है, तो सबसे पहली बात यह सुनिश्चित करनी होगी हमारे संगठन के साथियों को, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को, कि कोई भी विधानसभा छूटनी नहीं चाहिए, हर जगह बहुजन मुक्ति पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। ये बात आप गांठ बांध लीजिए इस 5वें राज्य अधिवेशन के मौके पर। हम लड़ेंगे। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये दुश्मन बदमाशी कैसे करते हैं चुनाव के अंदर में, हमको पकड़ में कैसे आएगी? ये घोटाला कैसे करते हैं, घोटाला पकड़ में कैसे आएगा? अगर कोई पदाधिकारी हमारा मौजूद ही नहीं है वहां मौके पर, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो चुनाव करवा रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है सेंट्रल की तरफ से जिनको नियुक्त किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, वो जब मीटिंग में बुलाते हैं हमारे लोगों को, पदाधिकारियों को, जो प्रत्याशी लोग हैं, वो इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं, तो हमारे लोग भी वहां पर जब आमने सामने सवाल जवाब करेंगे, जो कमियां खामियां उसके बारे में बताएंगे, लिखित में बताएंगे, ओरली बताएंगे। जब लिखित में हम लोग कोई कागज पत्राचार करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड, एक दस्तावेज तैयार होता है। जो लड़ेगा नहीं वो उधर मीटिंग में जा सकता है क्या? जा ही नहीं सकता है। तो उधर बदमाशी क्या चल रही है, बूथ लेवल पर कैसे कैप्चरिंग हो रही है, हमारे एजेंट ही नहीं खड़ा होगा तो हमें मालूम कैसे चलेगा? नहीं खड़ा होने देते हैं तो इसकी भी बदमाशी है, इसकी भी पकड़ में आएगी, रिकॉर्ड में आएगा ना। जो चुनाव आयोग ये कहता है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम करवा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं, उसकी सच्चाई आपको वहां अंदर एंट्री होने के बाद पता चलती है कितना फ्री फेयर चुनाव हो रहा है। ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, मगर हकीकत दोस्तों जब आप एंट्री करोगे तब जाकर के आपको मालूम चलता है। तो आपको ये दो बातें क्लियर करनी है जो मैंने आपको क्लियर किया है। आज से और अभी से अधिवेशन के जाने के वक्त में आपके दिमाग में केवल एक ही मामला गूंजना चाहिए कि कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा पदाधिकारी मेरा चुनाव लड़ेगा। कम से कम 5,000, मैक्सिमम 10,000 नॉमिनेशन फीस। अगर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का है तो 5,000 रुपए। आप साल भर में 5 साल तक, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, आप दिनों रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, पैसा फूकते हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, अधिवेशनों में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, छुट्टियां निकाल करके जाते हैं, पूरे परिवार को लेकर के जाते हैं। जब रिजल्ट की बारी आती है, जब वास्तव में रिंग में उतरने की बारी आती है, तो फिर आप खुद भी खड़े नहीं होते हैं, दूसरों को करते भी नहीं हैं, और फिर कहते हैं कांग्रेस जीत गई, बीजेपी जीत गई। अरे खुला मैदान छोड़ दिया आपने उनके लिए, तो जीतेंगे ही वो। तो चुनाव से पहले ही आपकी सफलता 50% सुनिश्चित हो जाती है, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 50% लड़ने के बाद में चुनाव के वक्त में मिलेगी हमको, कैंडिडेट खड़ा करते ही आपको 50% आपकी सफलता मिल गई, समझ लीजिए चुनाव में। इस बात को सभी राज्य के पदाधिकारियों को भी ध्यान में रखना है। जो भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं हमारे यहां मौजूद मध्य प्रदेश में, उनको भी ध्यान में रखना है। जिले के पदाधिकारियों को, विधानसभा के, तहसील के सभी लोगों को इस बात के लिए, मात्र संगठन के साथियों को भी इस बात पर गौर करना है, जिनकी प्रेरणा से बहुजन मुक्ति पार्टी नाम का संगठन हम लोगों ने खड़ा किया है।
साथियों, उद्घाटन सत्र में मुझे ये मैसेज आपको सबसे पहले देना उचित लगा। दूसरे नंबर का जो विषय वाइज हम लोग चर्चा करने के लिए जो चर्चा विषय रखे हैं, समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से आदिवासियों के कस्टमरी लॉ एवं संवैधानिक अधिकार समाप्त होने का खतरा है। एक गंभीर चिंतन, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा के लिए इस अधिवेशन के मौके पर रखा है, क्योंकि 230 सीट में से 47 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं मध्य प्रदेश राज्य में। 34 सीटें शेड्यूल कास्ट के नाम पर रिजर्व हैं। दोनों को मिलाएंगे 81 सीट होती हैं, और इन 81 सीटों से चुने हुए जो प्रतिनिधि कांग्रेस या बीजेपी के माध्यम से जो जाते हैं विधानसभा में, वो अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं, केवल जमाही लेने के लिए ही मुंह फाड़ते हैं, जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है ये नेचुरल कॉल है। अगर जमाही लेना नेचुरल प्रक्रिया नहीं होती तो शायद उनका मुंह भी नहीं फटता। ये खस्सी किए हुए लोग हैं कांग्रेस बीजेपी के द्वारा। समाज के नाम पर चुन के जाते हैं, चुनाव के वक्त में जाति का हवाला देते हैं, चुनाव के मौके पर पार्टी का हवाला देते हैं, मगर चुनाव खत्म होने के बाद में जिस समय विधान बनाने की बात आती है तो इनका मुंह नहीं खुलता है। ताले लटका दिए जाते हैं, पासवर्ड लगा दिए जाते हैं इनके मुंह पर। तो साथियों, ये जो विषय है कि आदिवासियों के कस्टमरी लॉ खत्म हो रहे हैं समान नागरिक संहिता के द्वारा, जो चर्चा, जो बिल आज की तारीख में लोकसभा में पास करवा लिया गया, अभी अटका पड़ा है राज्यसभा के अंदर में। तो ये जो कानून बनने के लिए जो बात है, हम इसको किसी भी कीमत पर बाहर है, जो अंदर हैं उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन हमारा एक भी सांसद विधायक नहीं है, फिर भी पूरे भारत में केवल लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं समाज के लिए। हर बिरादरी, हर समाज की लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारा संगठन लड़ रहा है। आदिवासियों की 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं हुई है, एक अक्षर पर अमल नहीं हुआ है उस पर। 9 साल हो गई है मोदी जी की सरकार को, आरक्षण का आ पर भी अमल नहीं हुआ है अभी तक। और अभी मोहन भागवत जी बयान क्या दे रहे हैं, हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, हमारे बहुत सारे जो बाबा साहब अंबेडकर का फॉलोअर कहते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अब तो भागवत भी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, आरएसएस भी उसको समझ में आ रहा है, अभी तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल खुश करने की बात है आप लोगों को। उनको आरक्षण से क्या लेना देना है। आप लोग देखते होंगे, उदाहरण के लिए हल्दी का एक उदाहरण है कि एक हल्दी के टुकड़े से सारा शरीर पीला हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये आरक्षण के समर्थन में बयान देना हल्दी दिखाने के बराबर है। लोग दिखाने से ही पीले पीले हो जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं। लगाने की जरूरत ही नहीं है उनको, आरक्षण देने की जरूरत ही नहीं है। जब दिखाने से ही खुश हो जा रहे हैं, बयान देने से ही खुश हो जाते हैं, तो ये आरक्षण के समर्थन वाला जो बयान है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा है ये नवंबर दिसंबर में, राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है, तेलंगाना में चुनाव होने जा रहा है, और उधर मिजोरम में चुनाव होने जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। 5 राज्यों का चुनाव है।
साथियों, जैसे जैसे हमारे आंदोलन की रफ्तार बढ़ेगी, वैसे वैसे दुश्मन लोग हमारे समाज में दलालों की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे, उनकी कीमत ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी जिस अनुपात में आंदोलन तेजी पकड़ेगा, उसी अनुपात में दलालों की भी दुकान तेजी से चलने लगेगी। तो हम दुश्मनों का तो बंदोबस्त कर ही रहे हैं, समाज में जो दलाल और भड़वे किस्म के लोग हैं उनका भी बंदोबस्त करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी दंगा करने का काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर जो हवा भर करके उनको पूरे पेज पर दिखाने का काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनती है उन ऐसे दलालों के नाम पर। मैं किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो उनको सारा का सारा फंड वो मुहैया कराते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां वही लोग उपलब्ध कराते हैं, और ये शो करते हैं कि देखो आपका नेता ये है। बहुजन मुक्ति पार्टी किसी उद्योगपति पूंजीपति के खर्चे पर नहीं चलती है, ये लोकाश्रय पार्टी है। आप लोगों ने खून पसीना बहा करके समाज के लोगों को कन्विंस करके, अभी यहां आने से पहले मुझे उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता करने से पहले 1 लाख रुपए दिया कि नहीं दिया आप लोगों ने? ऐसे ये पार्टी चलती है। साथियों, अभी बहुत सारे पाखंडियों के बेस में कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारक घूम रहे हैं। भोले भाले लोग जिनको संत कहती है, बाबा कहती है, वो कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारक लोग हैं। उनका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं वो लोग। अभी मैंने सिवनी में भी कुछ ऐसे लोगों के बहरूपियों के बोर्ड लगे हुए देखे, और वो बड़े उससे कहते हैं कि लड़ाई शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की नहीं है, ये लड़ाई सनातन और अधर्मियों की है। हेडलाइन आ रही है ऐसी उन बहरूपियों की। तो कौन है अधर्मी? वो कांग्रेस जिसको 57 साल तक राजगद्दी पे बिठा के रखा, या कौन है सनातनी? वो लोग जो देश के संविधान की कसम खा करके संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, देशद्रोही लोग। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? साथियों, ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आजकल चर्चा हो रही है देश में, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हम ऐसा कहते हैं कि आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? सैकड़ों बोर्ड बने हुए हैं देश के अंदर में। गरीब का बच्चा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ेगा, जिसको बंद करने का काम सरकार कर रही है। कोई सुविधा नहीं है उस पर। और वहीं पर पैसे वाले का बच्चा जो है, कलेक्टर साहब का बच्चा, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेगा, मिशनरी स्कूलों में पढ़ेगा, जहां पर लाखों रुपए महीने की फीस है। क्यों नहीं होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन? तमाम प्रकार के बोर्ड हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? हम करेंगे एक राष्ट्र एक शिक्षा। इसके नाम पर आप लोगों को वोट करना है। अभी खदेड़ दो कांग्रेसी और भाजपाइयों को मध्य प्रदेश से। और केवल करेंगे नहीं दोस्तों, हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए
230 विधानसभाओं पर ऐसे लाख लाख रुपए, लाखों लाख की संख्या में ये स्टैंप पेपर पर लिख करके हम जनता से वादा करेंगे। ये वादा नहीं, दावा होगा। स्टैंप पेपर पर लिखित में हमारे वादा होंगे। किसी कांग्रेसी की, किसी भाजपाई की औकात है तो जो बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहे हैं, ऐसे स्टैंप पेपर पर लिख करके आप लोग वोट मांग के दिखाओ। जनता ने आपको वापस घर में नहीं भेज दिया तो कराओ चुनाव। स्टैंप पेपर पर होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था रास्ते में आते वक्त में कमलनाथ सिंह जी के बोर्ड लगे हुए थे, कांग्रेसियों के बोर्ड लगे थे। कमलनाथ का वचन, सिलेंडर मुफ्त में देंगे या कुछ पैसा लेंगे थोड़ा बहुत, महिलाओं के लिए इतना रुपया देंगे, किसानों का कर्ज माफी करेंगे। अरे इतने लंबे समय तक आपका राज रहा, केवल बोलने के लिए ही है, केवल कान पक चुके हैं बड़े बड़े बातें सुनते सुनते। एक काम बताओ कांग्रेसियों, एक काम बताओ भाजपाइयों, और उसके आधार पर आप लोग वोट मांग के दिखाओ और उसको स्टैम्प पेपर पर लिख करके दीजिए। ये जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। एक बताओ और एक ही करके दिखाओ। आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, यह दोहरा चरित्र अब चलने वाला नहीं है। एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता है। तो अब इस भ्रम में मध्य प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। बहुत ड्रामा हो गया आप लोगों का। अभी तीसरी शक्ति का निर्माण बहुजन मुक्ति पार्टी के रूप में हो चुका है और इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग सभी 203 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ाएंगे। ये हमारी तैयारी है। बीजेपी के लोग आजकल जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है आपको जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की? भाई आप इतने भले आदमी हो, भाजपाई हो, इतना अच्छा काम आपने जन के लिए अगर किया है तो आपको तो जनता का वैसे ही आशीर्वाद मिल जाना चाहिए। आपको आशीर्वाद की जरूरत क्या है? अभी कल की ही बात है, वो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक व्यक्ति जो गजेंद्र रजक नाम का सागर जिले का रहने वाला है, उर्फ बिट्टू उसका नाम है, ग्वालियर के अंदर में बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई इसी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। कितना रुपया दिया सरकार ने उसे, उसके परिवार को? कम से कम 1 करोड़ रुपए की इसको राशि मिलनी चाहिए। उसके परिवार जो सड़क पे आ गया है, इसका बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोग मांग करते हैं। वो जो परिवार आज सड़क पे आ गया है, साथियों, शिवराज सिंह चौहान जी के इस मध्य प्रदेश राज्य में कुछ दिन पहले आदिवासियों के साथ में एक व्यक्ति जो दशमत रावत करके थे आदिवासी, उसको प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने, जो केदार शुक्ला का प्रतिनिधि हुआ करता था बीजेपी के विधायक का, उसके मुंह पर पेशाब किया। कितनी शर्मनाक घटना है ये। पेशाब करने वाला एक ब्राह्मण जाति का आदमी और पैर धुलने का काम एक शूद्र जाति के आदमी ने किया। शूद्र वर्ण में आने वाला, जिसको शास्त्रों ने शूद्र घोषित किया है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने किया। तो ये एक नौटंकी देश के अंदर में दुनिया वालों को देखने को मिली। आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी शर्मनाक घटनाएं आपके राज्यों में हो रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया है, जंगल राज स्थापित हो गया है। लेकिन चुनाव के वक्त में तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे इन लोगों ने। बहुत हुआ बेटियों का अपमान, अब की बार भाजपा सरकार, होर्डिंग्स लगाए थे।
बहुत हुआ जंगल राज, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ऐसे नारे लगाने वाले लोग ये भ्रष्टाचार की खान हैं। व्यापम घोटाले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, मगर आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया है। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस का जो खेल चल रहा है, इस चक्रव्यूह को हम लोग आने वाले 2023 के इस विधानसभा चुनाव में तोड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है। साथियों, जो विषय हम लोग बनाए हैं वो विषय, ये जो समान नागरिकता कानून की जो बात चल रही है अभी, इस पर अमल करने की बात है। कानून तो बने हुए हैं पहले से ही। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मगर निशाना मुसलमान नहीं होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। देश में मूल निवासियों के महानायक माननीय मोहम्मद भाई इस्लाम जी ने एक बड़ा आंदोलन चला करके, बड़ी तहरीक चला करके इस मुल्क में एक ऐसा भाईचारा निर्माण किया है कि पहली बार, जो हर बार मुसलमान आमने सामने होते थे सड़कों पर प्रतिक्रिया देने के लिए, एक बहुत बड़ी ताकत देखने को मिली है। बहुत बड़ी समझदारी का काम किया है भारत के मुसलमान भाइयों ने कि वो लोग इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर नहीं उतरे हैं। फारूकी साहब, ये बहुत समझदारी की बात है और ये अपने आप से नहीं हुआ है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, लंबी समझाइश की गई है देश के अंदर में। जो छोटी छोटी बातों को लेकर के तुरंत आमने सामने होते थे, ये मुसलमानों को हर बार टारगेट करते हैं, मगर निशाना मुसलमान नहीं होते हैं। निशाना SC ST OBC के लोग होते हैं। समान नागरिक कानून के नाम पर जो निशाना है वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अभी हिंदू के नाम का जो इनका प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरीके से नंगा हो गया है। पूरी तरीके से नंगा हो गया है। जो अभी तक आपको हिंदू बनाने की कहते थे, गर्व से कहो आप हिंदू हो, ऐसा RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो नारा लगाते थे, अभी वो मामला खत्म हो गया है। अभी उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया है, हम सनातनी लोग हैं। ये हमेशा से चोरी करते हैं। ये हिंदू शब्द भी इनका नहीं है। ये हिंदू शब्द जो दिया था वो मुगलों ने दिया था, और उस हिंदू शब्द का अर्थ जो समझाने का काम किया वो दयानंद सरस्वती जो गुजराती ब्राह्मण थे उन्होंने किया। सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो किताब लिखी उसके अंदर में उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं हैं, हम आर्य लोग हैं, हम सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। तो जो एक विद्वान ब्राह्मण ये बात को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू का मतलब तो हारे हुए लोग हैं, हीन लोग हैं, काले चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ऐसा पर्शियन भाषा का अनुवाद है। हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा दयानंद सरस्वती ने कहा। लेकिन उसके बावजूद भी 1922 में हिंदू महासभा बनाने का काम शासक जाति के लोगों ने किया और तमाम भोले भाले लोगों को 22 से लेकर के 2022 तक 100 साल तक मूर्ख बनाने का काम हिंदू के नाम पर किया। अभी 2023 में उन्होंने हिंदू कालबाई हो गया है ऐसा मान करके, हिंदू शब्द नंगा हो चुका है, बदनाम हो चुका है, इसके लिए उन्होंने सनातन की खोज की। और इनके बाप की खोज नहीं है सनातन, वो तो बुद्ध का शब्द है। एश धम्मो सनातनो, ऐसा बुद्ध की पाली भाषा का शब्द है। ये चोर लोग हैं, ये शब्दों की चोरी करते हैं, इनका कुछ नहीं है भारत में। तो सनातन का प्रचार अभी हो रहा है।
साथियों, दूसरा मेरा विषय, ये जो संवैधानिक अधिकार समाप्त करने का खतरा है, इसलिए इस मामले को लेकर के एक बहुत बड़े आंदोलन की अभी तैयारी चल रही है। जैसे हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, आप लोगों को याद होगा, सीए का कानून था, एनपीआर एनआरसी नाम का कानून देश के अंदर में शासक वर्ग के लोगों ने बना के रखा हुआ, कचरे की टोकरी में पड़ा है अभी तक कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है वो कानून। बना लेते हो, बना लेंगे तो फिर लेकिन लागू नहीं कर पाएंगे। कहां लागू करेंगे? देश की जनता के ऊपर लागू करेंगे ना। देश की जनता को हम लोग अभी पूरे भारत में तैयार कर रहे हैं इस काम के लिए। तो ये जो कानून की तैयारी कर रहे हैं, एक समान नागरिक संहिता के नाम पर, इसका भी हम आने वाले समय में बंदोबस्त करेंगे। इसकी बड़ी तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं देश भर में। एनआरसी सीए को लेकर के हम लोगों ने 29 जनवरी 2020 को पूरे भारत में चक्का जाम किया, भारत बंद किया था मिश्राम साहब के आह्वान पर, और बहुजन मुक्ति पार्टी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया उस समय। साथियों, तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश इस अधिवेशन के मौके पर हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरा विषय है, मध्य प्रदेश में 1952 से लेकर के 2018 तक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन दलों द्वारा मूल निवासियों को पिछले 70 साल से लगातार राजनीतिक धोखा दिया। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश, देश में धोखा दिया, मध्य प्रदेश में धोखा दिया। 70 नहीं, 18 तक कह रहे, अभी 2023 चल रही है, 5 और जोड़ दीजिए, 75 साल हो गई। तो इन 75 सालों में क्या किया इन लोगों ने? कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान भाइयों का किया। मुसलमान भाई मजलूम नहीं थे देश के अंदर में, ताकतवर थे, हुक्मरान थे देश के अंदर। लेकिन भारत का बंटवारा किया, भारत को तोड़ने का, तकसीम करने का काम षड्यंत्रकारियों ने किया, शासक जाति के लोगों ने किया। अंग्रेजों के समय में भारत में मुसलमानों की 33% हिस्सेदारी हुआ करती थी। 1/3 शासन पर मुसलमानों का कब्जा था। मगर आज क्या है? जिस कांग्रेस को मुसलमान भाइयों ने मजबूत करने का काम किया, उस कांग्रेस ने ही उनका सबसे ज्यादा सत्यानाश किया। सच्चर कमीशन इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अधिवेशन के मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, आरएसएस, बीजेपी के लोग कांग्रेस के ऊपर में ये हमेशा आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। यानी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को फायदा पहुंचाने का काम करती है, ऐसा विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों को ताना मारते थे। इस बात से सोनिया गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा उनको, और तमाम कांग्रेसियों को बहुत बुरा लगा कि आरएसएस के लोगों, तुम हमारी पैदाइश हो, हमने तुम्हें पैदा किया, और तुम हमसे कहते हो कि हम मुसलमानों का फायदा पहुंचाते, तुष्टीकरण करते हैं। बिल्कुल नहीं किया हमने तुष्टीकरण इनका। सबसे ज्यादा जितना हो सकता था सत्यानाश हमने करके दिखाया इनको। और इसके लिए अगर सबूत चाहिए आपको, तो राजेंद्र सिंह सच्चर को कमेटी का चेयरमैन बनाया, जो मुसलमान नहीं थे। उसके बावजूद भी मुसलमानों का सच्चर कमीशन का चेयरमैन उनको बनाया गया। और साथियों, जब सर्वे किया गया तो पता चला, राजेंद्र सिंह सच्चर ने जब रिपोर्ट पेश किया सदन के अंदर में, तो मालूम चला कि मुसलमानों की हालात
शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी बदतर है। मतलब कितने आश्चर्य की बात है। तो एक जोरदार तमाचा था कांग्रेस लोगों ने, जो तमाचा आरएसएस के मुंह पर मारा था, जो तमाचा भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर मारा था। कहा कि तुम हमको खामखाम बदनाम करते हो कि हमने मुसलमानों को फायदा पहुंचाया। ये देखो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, भाजपाइयों है आरएसएस के लोगों, देखो हमने कितना सत्यानाश किया इनका। ये जोरदार तमाचा उस समय कांग्रेस के लोगों ने उनके मुंह पे मारा। शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है इनके हालात। इतना निम्न स्तर पर हमने पहुंचाया कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, फिर भी किया। साथियों, कांग्रेस की मदद के बगैर देश में मुसलमानों की मदद के बगैर कांग्रेस की सरकार देश के अंदर में नहीं बन सकती थी। मध्य प्रदेश में नहीं बन सकती है किसी भी कीमत पर। यह बात आज के मुसलमान भाइयों को समझ में आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को समझना होगा, इन पार्टियों के चरित्र को समझना होगा। बीजेपी के लोग कट्टर हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बना करके उनको डराया जाता है कि देखो सारे हिंदू लोग इकट्ठे हो गए, एससी एसटी ओबीसी के लोग, ये सब लोग इकट्ठे हो गए, अभी हमारे साथ आ गए हैं। तो कांग्रेस मुसलमानों के पास जाती है, देख रहे हो सारे लोग, सारे हिंदू इकट्ठे हो गए बीजेपी के कहने पर, अब आप कहां जाओगे? अब तो मजबूरी में आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो एक भय पैदा करने का काम करती है, दूसरी उस भय का दोहन करने का काम करती है। यह है चरित्र कांग्रेस और बीजेपी का। इस चरित्र को समझना होगा दोस्तों। इसलिए प्यारे भाइयों, केवल मुसलमानों का ही सत्यानाश नहीं किया है, बल्कि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर में आज एफआईआर दर्ज नहीं होती है। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आज किस तरीके से मौत के घाट उतारा जाता है, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, किसी को नक्सलाइट कह दिया जा रहा है, किसी को राष्ट्रद्रोही कह दिया जा रहा है। ये तमाम बातें कांग्रेस और भाजपा के सरकार में हो रही हैं। तो तमाम मूल्यवासियों को इन्होंने खत्म करने का जो षड्यंत्र बना के रखा हुआ है, हमारी ताकत लेकर के, हमारा ही सहारा लेकर के, सहयोग लेकर के, और हम ही को खत्म करने का प्लान दुश्मन करता है। इन बातों को आप लोगों को समझना है, न केवल समझना है बल्कि दूसरे लोगों को जाके समझाना होगा, अपनी ताकत खड़ी करनी है। इसलिए आपको अपना चुनाव के द्वारा इस लड़ाई को संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ना होगा। किसानों के संदर्भ में कई बार देखने को मिला है कि पुलिस की गोलियों के द्वारा, चाहे वो मुल्ताई गोलीकांड हो, चाहे वो मंदसौर का गोलीकांड हो, मुल्ताई के अंदर में 24 किसानों को पुलिस की गोलियों ने भून डाला। मंदसौर में भी दर्जनों किसानों को मौत के घाट उतारा गया। तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, ये लोग हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। तो चींटी को केवल चींटी रहने दीजिए, हाथी मत बनाओ आप ताकत दे करके। चींटी अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत काटेगी, थोड़ी देर के लिए स्वेलिंग रहेगी, और जब काट भी लेगी तो उसको ऐसे ऐसे हाथ मारोगे और उधर ही मसल डालोगे। तो वर्तमान जो शासक वर्ग के लोग हैं, ये चींटी के समान संख्या है, इनकी ताकत नहीं है। इन चींटी को वोट दे करके, जिता करके आप लोग हाथी बनाने का काम करते हैं, और हाथी फिर आपको सरकार में बैठ करके रौंदने का काम करता है। इसलिए आप लोग अपनी शक्ति को मजबूत करिए, अपनी ताकत बढ़ाइए, चींटी को चींटी रहने दीजिए। ये काम आप लोग करेंगे
ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपने इस उद्घाटन सत्र में मेरी बात को सुना। 2 विषयों पर मैंने मेरी बात रखी। दूसरे विषय पर हम लोग शायद लंच की व्यवस्था आप लोगों के लिए किया होगा, तो दूसरे सत्र में हम लोग अपनी बात रखेंगे। जो 2 विषय अभी और बचे हैं बात रखने के लिए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी। प्रथम सत्र की अध्यक्षता में आपने बहुत ही सारगर्भित बातें मध्य प्रदेश से आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथियों को आपने बताया। निश्चित ही आपके बताए